दोस्तों और नारी शक्ति दोनों को एक साथ नमन करते हुए जो आज का मूल तत्व है हमारी सभा का कि लखनेश नंदन सहाय जी को हम श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करें, तो मैं अपनी ओर से, अपनी पंचायत की ओर से, अपने और उनके समर्थकों की ओर से स्वर्गीय एल.एन. सहाय के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ साथ मैं कुछ अपनी बातें उनके लिए आपके समक्ष रखता हूँ। सहाय जी उस पीढ़ी के प्रतिनिधि थे जिस पीढ़ी ने आज़ादी की लड़ाई में भी शिरकत की, आज़ादी का झंडा उठाया, लाठियाँ खाई, जेल गए और आज़ादी के बाद अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार राजनीति को प्रभावित करने की, राजनीति को संचालित करने की कोशिश की। तो उस पीढ़ी के वो प्रतिनिधि थे और मैं समझता हूँ कि सिंहभूम में तो हुआ ही है, पूरे झारखंड में मैं अनुमान करता हूँ कि उनके निधन के बाद उस पीढ़ी का अंत हो गया है। एक तरह से हम लोगों के बीच वो एक युग का, एक पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और उनके जाने के बाद वह पीढ़ी हम लोगों के बीच से उठ गई है और अब हम लोगों को खुद सोचना है, खुद करना है। कितना कर सकते हैं, क्या करेंगे, इस समय बताएगा। सहाय जी और मुझ में करीब 32 साल का फ़र्क था उम्र में। वो मेरे पिता तुल्य थे। 77 में जब हम आए मशीन शॉप में, वहाँ वो काम करते थे, तो उनके बारे में सुनता था। बड़ी कहानियाँ लोग उनके बारे में कहते थे, ऐसे हैं वैसे हैं, लोगों को मदद करते हैं। और जब किसी ने पहचान दिया कि हाँ यही सहाय जी हैं, तो वहाँ इतनी भीड़ लगी रहती थी कि हम लोग जाने की हिम्मत नहीं करते थे। एक दिन अचानक 77 के बाद जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो जहाँ हम काम करते हैं वहाँ वो आए, बोले कल संडे है और एक सेमिनार है हमारी यूनियन का, उसमें आओ और बाहर से कुछ नेता आ रहे हैं, उनको सुनना। भीतर से बहुत खुशी हुई। मैं सेमिनार में पहुंचा तो वहीं उनके यूनियन में मेरा प्रवेश हुआ, मेरी दीक्षा हुई। उसके बाद से ही उनका मेरा साथ बना रहा। शुरू में तो मैं संपर्क में आ नहीं सकता था, उम्र का फ़र्क था, संकोची प्रवृत्ति मेरी, लेकिन धीरे धीरे घनिष्ठता बढ़ती गई और तब मैं कभी कभी उनको कुरेदता था। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ तो मेरी इच्छा रहती है कि उस समय के इतिहास के बारे में जो साक्षी लोग हैं उनसे जानूं। हमारे प्रोफेसर ए.पी. झा, रविंद्रनाथ झा जी, उन लोगों से भी हमने कई बार कहा कि आप लिखिए, नहीं तो हमको लिखाइए। लेकिन न सहाय जी लिख सके, न झा जी लिख सके, न प्रोफेसर ए.पी. झा लिख सके। क्योंकि हम लोग साथ साथ काम करते थे, अक्सर उठना बैठना होता था, तो मैं पूछ बैठता था। तो इसके माध्यम से ही जो कुछ मुझको ज्ञात हुआ और जो कुछ मेरी याददाश्त में अभी तक उपस्थित है, उसको मैंने आलेख में सम्मिलित किया है और कुछ दोस्तों को भेजा है और कुछ लोगों को मैं भेज दूंगा। सहाय जी की राजनीतिक उपलब्धि, अगर वो विधानसभा का सदस्य हो जाना, लोकसभा का सदस्य हो जाना, मंत्री हो जाना, अगर यही है तो उनकी उपलब्धि शून्य है। लेकिन संघर्ष और समर्पण अगर ये राजनीति का लक्ष्य है तो इस दृष्टिकोण से सहाय जी का जीवन उपलब्धियों से भरा है और अपने जीवन में भी कभी वो असंतुष्ट नहीं हुए। जो उनको मिला उसमें वो खुश थे। एक बार मैंने कहा कि आपने तो बहुत कुछ किया समाज के लिए, देश के लिए, यूनियन के लिए, मैं तो कुछ कर नहीं सका। बोले देखो,
सत्ता पक्ष की राजनीति या सत्ता पक्ष के साथ रहना सब चाहता है, विपक्ष का झंडा ढोना कोई नहीं चाहता है। तुमने विपक्ष का झंडा उठाया, विपक्ष की राजनीति की, विपक्ष की बातों के साथ रहे, यही तुम्हारी उपलब्धि है, इसी में संतोष करो। तो उनके बारे में बहुत सारी कहानियाँ चलती थी, तो लगता था कि पता नहीं झूठ है कि सच है, पूछे कौन उनसे। बाद में मैं पूछने लगा कि सुनते हैं कि आपके एक मित्र थे, उनका निधन हो गया, तो आप उनके परिवार को नियमित रूप से मदद करते थे। वो कुछ बोले नहीं, हंस दिए। उनकी हंसी में ही वो सच्चाई थी। फिर मैंने पूछा कि इस तरह से आप परिवार कैसे चलाते थे? तो बोले कि हम लोग मिशन लेके आए थे राजनीति में, और इसलिए मिशन जब लेके काम करोगे ना तो हर मुश्किल आसान लगती है। और हम ही नहीं, हमारे बहुत सारे साथी थे, वो दोस्तों के लिए, परिवार के लिए, दूसरों के परिवार के लिए काम करते थे। एक वाकया सुनाया उन्होंने कि विधानसभा का चुनाव था। अब हुआ कि सोशलिस्ट पार्टी का कैंडिडेट जाना चाहिए, तभी कार्यकर्ता हमारे साथ रहेंगे और हम लोग कुछ मेहनत करेंगे। तो हम लोगों ने कैंडिडेट खड़ा कर दिया। अब कैंडिडेट तो खड़ा कर दिया, अब पैसा नहीं है, चंदा हम लोगों को न के बराबर मिलता था कि विपक्ष की राजनीति करते थे। चंदा कौन दे हम लोगों को? कर्जा भी कोई दे नहीं, नेता को चंदा कर्जा कौन देगा? फिर भी हम लोग हाथ पैर मारते थे, घूमते फिरते थे। घूमते घूमते जगदीश नाग के घर गए। जगदीश नाग उनके पुराने सहयोगी थे, बाद में वो राउर किला में चले गए मजदूर संगठन के लिए। गोलमुड़ी में उनका घर था, वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे और समाजवादी आंदोलन के नेता थे। यहाँ जगदीश के घर गए, उनके पिताजी बोले क्या बात है, तुम लोगों के चेहरे पर हवाई उड़ रही है? कहा कि हाँ चाचा देखिए ना, हम लोग कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं और पैसा नहीं है। अरे ठीक है, चुनाव उनाव होता रहेगा, पहले खाना खाओ। खाना खिलाया और जब चलने लगे तो जगदीश जी के पिताजी ने 2 कंगन मेरे हाथ में रख दिए। बोले इसको गिरवी रखो और खूब मन से मेहनत करके दोस्त को चुनाव लड़ाओ। उनका कहना था कि मैं ही नहीं, उस समय के जितने लोग थे, उनकी प्रतिबद्धता, उनका कमिटमेंट ऐसा था कि वो दोस्तों के लिए, समाज के लिए कुछ भी करने को तैयार, सैक्रिफाइस करने को तैयार रहते थे। एक बार क्या हुआ कि हम उस समय समता संगठन में थे। यहाँ से चौबे जी थे, रामनारायण भाई थे। बनारस में सम्मेलन होने वाला था। रामनारायण जी तो पहले ही चले गए थे, घर उनका उधर ही पड़ता है। चौबे जी भी चले गए। अब मेरे पास पैसा नहीं। अब मैंने कह दिया कि मैं आऊँगा, तो लगता था कि नहीं जाना चाहिए। अब कहाँ से पैसा लावे? सहाय जी के यहाँ गए, आधा घंटा करीब बैठे रहे, हिम्मत नहीं हुई। अपने पूछे कोई बात है? मैंने कहा कि ऐसे ऐसे वहाँ जाना था, पैसा मेरे पास नहीं है। बोले ठीक है, तुम जाओ अपने काम पर, हम 1 घंटे में आ रहे हैं। चले गए, 1 घंटे में आए। बोले कितना पैसा चाहिए? और बोले 125 रुपये में काम चल जाएगा मेरा, और 200 रुपया दिए। बोले बाहर जा रहे हैं तो पैसा कुछ ज़्यादा रखिए। गया, वहाँ से निबट के आ गया मैं। वहीं पर स्वाति जी से भेंट हुई पहली बार, सच्चिदानंद सिन्हा से भेंट हुई, सुनील से पहली और आखिरी बार भेंट हुई। यहाँ जब आए तो मैंने अपने दोस्त से चर्चा की। वो उनको भी जानते थे, हम लोग एक ही साथ यूनियन में थे, कि ऐसे ऐसे हुआ, सहाय जी ने हमारी मदद की। बोले तो मेरी कहानी सुन लीजिए। अब वो अपनी कहानी सुना रहे हैं कि मेरी भी नई नई नौकरी थी, मेरे पिताजी गुजर गए, गांव से ताड़ आया, अब हम क्या करें, जान पहचान भी नहीं है, सोसाइटी में भी पैसा ड्यू नहीं है। तो हम बहुत पसोपेश में थे, बड़ी परेशानी थी, मानसिक भी। सहाय जी को मालूम हुआ कि ऐसे ऐसे उसके पिताजी का देहांत हो गया। आए तो उनको देखकर मैं रोने लगा। मेरे मित्र कह रहे थे
कहा कि रो मत, अब उनका जो श्राद्ध कर्म है उसके लिए गांव जाओ। कब जा रहे हो? तो बोले कि अब तो पैसे का कुछ इंजाम करना होगा। हो जाएगा इंजाम, तुम कल टिकट कटाओ। और उसी समय बोले कि देखो मेरे पास पैसा तो नहीं है, मेरी पत्नी का गहना है, वो हमेशा गिरवी ही रहता है, अभी हाल में छूट के आया है, उसको ले लो, फिर से गिरवी रखो, जाके अपना काम करो और वहाँ से आओ, तो फिर हम लोग छुड़ा लेंगे उसको। तो ये सहाय जी का स्वभाव था कि दोस्तों या जो उनसे जूनियर हैं सबके सुख दुख की चिंता करना। जहाँ हम लोग काम करते थे, हम लोगों का मशीन शॉप था, इनका सेक्शन था टूल रूम। वह एक आदमकद मूर्ति थी गांधी जी की। तो हमको आश्चर्य होता था कि टाटा कंपनी में गांधी जी की मूर्ति क्यों खड़ी है। एक दिन हमने उनसे पूछा कि मूर्ति कब आई और कैसे आई। ये तो आश्चर्य लगता है कि टाटा स्टील के परिसर में गांधी जी की आदमकद प्रतिमा। तो बोले कि 3 मार्च JN टाटा का जन्मदिन है, तो जन्मदिन शुरू से लोग मनाते हैं। तो होता क्या है कि जन्मदिन झांकी बनती है और वो झांकी टाटा साहब की मूर्ति की परिक्रमा करते हुए निकल जाती है। तो आज़ादी से पहले हमारे ही डिपार्टमेंट में किसी ने सुझाव दिया कि नहीं, गांधी जी की मूर्ति बनाई जाए और उस मूर्ति के पीछे पीछे हम लोग झांकी बना के चलेंगे और मूर्ति परिक्रमा करते हुए आगे बढ़ जाएगी। हुआ, लोग तैयारी करके जा रहे हैं गांधी जी की मूर्ति को लेकर के। सहाय जी खड़े हो गए सामने, बोले गांधी विल नेवर मूव अराउंड टाटा। गांधी जी की मूर्ति टाटा की मूर्ति की परिक्रमा नहीं करेगी। खड़े हो गए। अब हल्ला गुल्ला हो गया। बाद में वापस लेना पड़ा। जो प्रोग्राम था कि गांधी जी की मूर्ति परिक्रमा करेगी, वो प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। और तब हुआ कि इस मूर्ति को कहाँ रखा जाए, तो हुआ कि सहाय जी के टूल रूम में रख दो। अब उसी मूर्ति पर हम लोग हर साल 2 अक्टूबर को, और भीतर तो गांधी के प्रति सबकी सद्भावना थी, तो 2 अक्टूबर को छुट्टी रहती थी, लेकिन हम लोग कहते थे तो डिपार्टमेंट खोल करके हम लोग को 1-2 घंटा फुर्सत देती थी कि नहीं, आप वहाँ पर माल्यार्पण करिए और उनका जन्मदिन मनाइए। आज भी उस मूर्ति वहाँ मौजूद है। तो इस तरह से गांधी के प्रति जो उनका समर्पण था, समाजवाद के प्रति उनका जो समर्पण था, वो सराहनीय है। और मेरे ऐसे लोग में जो कुछ भी ईमानदारी है, समाजवाद की प्रवृत्ति है, सब उनके चलते हुआ है। जो उनके मित्रवत थे, उनके साथ हमेशा उनका पारिवारिक संबंध रहा। यहाँ जिन लोगों को मैं देखता हूँ, प्रोफेसर AP झा हैं, रविंद्रनाथ झा थे, रामानंद चौधरी थे, रविंदर चौबे हैं, प्रबोध मिश्रा है, राम कुमार शर्मा जी हैं, सबसे उनका पारिवारिक संबंध है ऐसा कि एक लगता है कि सब सगे भाई हैं। उनका संबंध था। जो उनसे काफ़ी छोटे थे, उनके साथ हमेशा वो पुत्रवत व्यवहार करते थे। मेरे बेटे का IIT में सिलेक्शन हुआ, तो बाद में पता चला कि उसका मेरिट पीछे है, उसका एडमिशन नहीं होगा। हम उसको लेके चले गए रुड़की काउंसलिंग के लिए, और वो दिनेश जी के साथ गाड़ी पर चढ़ के आदित्यपुर से बारीडी चले गए मेरे बेटे को बधाई देने के लिए। अरे चलो चलो, उसके बेटा का हुआ है, ज़रा बधाई दे दे उसको। वहाँ गए तो पत्नी बोली कि उसका तो हुआ था, लेकिन एडमिशन नहीं हुआ, जो कि मेरिट पीछे था। तो ये उनका जज्बा था अपने से जो कनिष्ठ साथी थे उन लोगों के प्रति। एक बार हमने उनसे पूछा कि आप लोग जब इतना करते थे, गिरवी रख करके या कर्जा लेकर के पार्टी चलाना, यूनियन चलाना, परिवार कैसे चलाते थे? बोले परिवार भी चलता था, लेकिन हम लोग कठिनाई भी आती थी। एक वाकया सुनाता हूँ मैं, सुनो।
तो वो बोले कि मेरी बेटी इला छोटी थी और पार्टी का निमंत्रण आया, तो उस समय तो 5 रुपया काफ़ी था न्योता, घर में कुछ रुपये थे तो लगा कि चलो न्योता भी दे देंगे, निमंत्रण से निपट लेंगे और कुछ पैसे घर में रह जाएंगे। और वो 3-4 दिन पहले से बोल रही कि नहीं हमको नया फ्रॉक चाहिए पार्टी में जाने के लिए। हम लोग सोचते थे कि बाद में मान जाएगी, लेकिन जिस दिन पार्टी में जाना है उस दिन और जिद पकड़ ली कि हम जाएंगे ही नहीं। तो पत्नी ने कहा कि अब क्या करें, तो दोनों ने मिलकर फैसला किया कि कोई धराव साड़ी रखी हुई है उसको फाड़ो और उससे फ्रॉक सी दो, और तब वो पार्टी में गई। तो इस तरह की कठिनाइयों का सामना करते हुए भी सहाय जी ने जो पार्टी के प्रति, यूनियन के प्रति काम किया, संघर्ष किया, वो हम लोगों के लिए एक नज़ीर है। और हम उनके संघर्ष को, उनकी लड़ाई को सलाम करते हैं और फिर एक बार उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए विदा लेता हूँ आप लोगों से। धन्यवाद।